बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। एक बार फिर से हमने बात करनी थी और प्रोग्राम नज़र करना था सैलाब मुतासरीन के, लेकिन इस हंगाम हमने देखा कि IMF के साथ जो हुकूमत की डील है उस बीच दो अहम मुबैना ऑडियो लीक्स आज मंजर आम पर आईं। शौकत तरीन साहब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, उनकी गुफ्तगू हो रही है सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर ज़फ़र झगड़ा से, और यहाँ पंजाब में जो वज़ीर ख़ज़ाना है मोहसिन लगारी, उनके साथ गो के PTI इस पर डट गई है और इसकी जो ऑथेंटिसिटी है उस पर भी सवाल उठा रही है, लेकिन साथ कहीं इसकी वाज़ेह तरदीद भी नहीं हो रही PTI की जानिब से कि ये ऑडियोज़ जाली हैं। अलबत्ता इसका दिफा पेश किया जा रहा है। तो इसके क्या असरात हो सकते हैं इन ऑडियो लीक्स में जो मुबैना है, इनमें कहा क्या गया है, किस कदर अहम नुक्ते उठाए गए हैं, किस कदर संगीन मामला हो सकता है, सरकार इस पे क्या एक्शन ले सकती है और उसके असरात IMF की डील के साथ क्या हो सकते हैं, ये मौज़ूआ ज़ेरे बहस आएंगे। फिर सैलाब मुतासरीन की हालत ज़ात, और डेफिनेटली हम तफसील से प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। खान साहब के ऊपर पाबंदी लगी थी पैमरा की जानिब से, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठा दी है, कलअदम करार दिया उस पाबंदी को, और शहबाज गिल साहब का केस भी प्रोग्राम में ज़ेरे बहस आएगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि जो आज दो मुबैना ऑडियो लीक्स आई हैं उनमें कहा क्या गया है। पहले ज़रा देखिए कि मोहसिन लगारी साहब के साथ जो गुफ्तगू है उसमें वो क्या अहम सवाल उठा रहे हैं शौकत तरीन साहब की खिदमत में। IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो, ये तो जरूर होगा कि ना कि IMF कहेगा कि जी अच्छी पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और मनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे। तैमूर झगड़ा साहब ने तो ख़त लिख दिया था जिसको वो ऑन भी कर रहे हैं, और असद उमर साहब कह रहे हैं कि असल कहानी ख़त है, बाकी मामला रौले हैं। लेकिन मोहसिन लगारी साहब ने बहुत अहम सवाल उठाया है, उन पर तनकीद अपनी जगह, लेकिन इस सवाल की वजह से वो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं कि वो पूछ रहे हैं शामी साहब कि इससे रियासत को नुकसान तो नहीं होगा। देखिए, बेदार मग़ज़ हैं, चौकस हैं। हाँ। जो बात वो कह रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। रियासत का नुकसान तो होगा। देखिए, बात क्या है, बात यह है कि IMF के साथ ये मुआहदा हुआ कि जो सूबों को रकूम ट्रांसफ़र की जानी है उनका एक हिस्सा सूबे खर्च नहीं करेंगे, गोया सरप्लस रखेंगे बजट में जी। तो गोया उसको वो जो है वो फिर रेवेन्यू में शुमार हो जाएगा, रेवेन्यू में शुमार, यानी ये है नुक्ता उसका। वो जो फिस्कल आपका डेफिसिट है उसको कम करने के लिए ये इदाद शुमार का मामला है जी। अब ये फवाद चौधरी साहब ने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में सुनाता हूँ सुना दूँ, आपने जिक्र किया है, ये देखिए उन्होंने चंद रोज़ पहले इस बारे में बड़ा बरमला इजहार किया था कामरान शाहिद साहब से गुफ्तगू करते हुए। अभी इनको रियलिटी जो है ना ये उसको कर नहीं रहे। मसलन IMF डील है, अभी पंजाब और KP कह दे कि हम इस डील में साथ नहीं हैं आपके, तो मुझे आप बताएं IMF से डील लेके दिखा दें हमें, क्योंकि जो डील है वो बेस इस पे कर रही है कि पंजाब और KP जो है वो इतना पैसा जो है वो वफाक को जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात किया, और पंजाब कह सकता है 100% कह सकता है और कहेगा, और बिल्कुल कहेगा। ये इस तरह नहीं होगा। देखिए, आपको इलेक्शन कराने पड़ने हैं, इसके अलावा इनके पास ऑप्शंस बड़ी कम है। हम अभी तक बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने एक बिल्कुल घटिया केस किया है इमरान खान के ऊपर टेररिज्म का। ये जाम साहब गुजरी जुमेरात की शब का इंटरव्यू हुआ है, जब कामरान शाहिद साहब भी इस्लामाबाद थे, खाकसर भी वहीं मौजूद था, और जब ये गुफ्तगू ख़त्म हुई तो कामरान शाहिद साहब से मेरी मुख्तसर गुफ्तगू भी हुई, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या तासुर है, तो बड़ी ख़तरनाक और अहम बात करें फवाद चौधरी साहब, तो उनका ये कहना था कि मेरा ख्याल है कि ये कुछ मज़ीद भी इसके शाखसाने आने वाले दिनों में आएंगे, गल वध गई है। देखिए, मोहसिन लगारी साहब जो है ना, उन्होंने तो ख़त नहीं लिखा। हाँ जी, उसकी भी मैंने आज खबर देनी, क्यों नहीं लिखा ना, ये उन्होंने आइडिया बाई किया नहीं किया। उन्होंने सवाल उठाया कि रियासत को नुकसान पहुँच सकता है, वो पंजाब तो इसमें शरीक नहीं हुआ, और झगड़ा साहब का नाम ही झगड़ा है तो उन्होंने झगड़ा डाल दिया। बड़े पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट बात ये देखिए, बात क्या है, अब
दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ। कहिए। पहली बात तो ये है कि जब ये IMF से आपकी डीलिंग हो रही है तो उस वक्त ये पर्चे जो दहशत गर्दी के और दूसरे मामले अगर ना होते और टेम्परेचर आप नीचे रखते तो अच्छा होता। यानी टेम्परेचर को हाई करने की ज़रूरत नहीं थी सियासी तौर पर। तो खान साहब के ख़िलाफ़ जो पर्चे दर्ज हुए, फिर तौहीन अदालत का मामला चला, फिर शहबाज गिल साहब के मसले से जो मसले पैदा होते गए, ये अगर ना होते तो एक फ़ज़ा थोड़ी सी खुशगवार रहती, थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं हो सकती थी ना खुश। ये वो तो माशाअल्लाह यानी फ़ज़ा जैसी है वो आप देख रहे हैं। अब दूसरी बात एक और है कि ये जो वीडियो है, सॉरी ऑडियो है, ये टेप किसने की है? इस पे फवाद सब सवाल उठा रहे हैं, ठीक है ना? ये सुनाओ। हाँ सुना। देखिए क्या कहते हैं। बात तो ये है कि मिफ्ता साहब जो हैं वो एक्सप्लेन करें और ये हुकूमत एक्सप्लेन करे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किस कानून के तहत फ़ोन टैपिंग की है। फ़ोन टैप करना एक पाकिस्तान में रवाज ही बन गया है और यूँ लगता है कि अदालतें हों और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हों वो बेबस हैं एजेंसीज़ की इस ट्रांसग्रेशन के आगे। जजेस के फ़ोन टैप हो रहे हुए हैं, हमारे आला तरीन जो एहलकार हैं उनके फ़ोन टैप हो रहे हैं पाकिस्तान में। इसका मतलब यह है कि कोई प्राइवेसी लॉ है ही नहीं। हालांकि आर्टिकल 14 जो है पाकिस्तान के आइन का वो राइट टू प्राइवेसी देता है आर्टिकल। अच्छा, लेकिन एक अलमी है ना सर, इससे पहले आप अपनी बात जारी रखें। हुकूमत में थे हमारे यही वज़रा दोस्त, तो तब ऐसे को वाक़यात हुआ करते थे, तब इनकी तावीलें आपको याद है? कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये प्राइवेसी में मदाखलत है। जावेद इकबाल साहब की एक वीडियो आई जो चेयरमैन नैब थे, फिर उसके बाद एक जज साहब जो हैं अरशद मलिक, उनकी एक वीडियो आई बड़ी बेहुदा किस्म की। और ये इस तरह की वीडियोस ऑडियोज़ हमारे यहाँ आती रही हैं। अब तो रिवाज बन गया, और रिवाज बन गया, इस पर सवाल नहीं उठाया। और कई ऐसी वीडियोस हैं या ऑडियोज़ हैं जिनका अदालतों ने नोटिस भी लिया है, लेकिन और कई ऐसी हैं जो अभी आनी है। देखिए अब आप लतीफ़ा सुन लीजिए। बिल्कुल ऐसी बात है, एक आदमी एक कुम्हार के पास गधा था ना, अच्छा, तो उसके हमसाए में जो एक साहब रहते थे उनको गधे की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने कोई काम उस पर करना था, लाद के लेके जानी थी कुछ चीज़, तो उन्होंने अपने हमसाए से कहा कि मुझे गधा जो है एक दिन के लिए आप उधार दे दें। ठीक है। तो उन्होंने कहा गधा तो घर पे है ही नहीं, वो तो पहले को मांग के ले गए। अच्छा, इतनी देर में अंदर से गधा जो है वो ढींचू करने लगा। हिनकनाया क्या कहते हैं? वो है ना नाया। हाँ। और ढींचू जब आवाज़ आई तो हमसाए ने कहा भाई आप अजीब आदमी है, गधा तो अंदर है, आपको शर्म नहीं आती? गधा तो अंदर है, बोल रहा है, और आप मुझे कह रहे हैं गधा है ही नहीं घर में। उन्होंने कहा देखिए मैं आपसे कोई ताल्लुकात तो सवाल नहीं रखना चाहता, आपको गधे की बात पे यकीन है, मेरी बात पे नहीं है। तो अब वो गधा जो है ठीक है, वो तो ढींचू कर रहा है, ठीक, लेकिन उससे जो सवालात पैदा हो रहे हैं उसका जवाब वो भी वैलिड है। नहीं, उसका जवाब कोई नहीं दे रहा, और जवाब मिलना चाहिए ना। अब ये जो आपके यहाँ टेप का सिस्टम है, ये मुसलसल ये काम होते चले जा रहे हैं। यहाँ तो वज़ीर आज़म जो है ना, वज़ीर आज़म हाउस में बात करते हुए घबराते हैं, बाहर निकल के बात करते हैं। जी, कॉरिडोर्स में भी बात नहीं की जाती बल्कि लॉन्स में ले जाया जाता है। बड़े बड़े हसास अदारों के सरबराह जो हैं वो भी लॉन्स में, वो गैर मुल्की एजेंसियों से घबराते हैं, वो भी लॉन्स में जाते हैं। उनके पास कैसी कैसी इक्विपमेंट आ गई है। आपको याद है कि जो नवाज शरीफ साहब के दौर में जो वो चाइना से बात कर रहे थे जनरल अजीज, और वो यानी करगिल के ऊपर, तो वो इंडियन आई, वो जहाँ से आई वो रिकॉर्ड हो गई और नशर हो गई। तो ये तो हमारे यहाँ ये सारा मामला जारी है। कौन सी एजेंसी क्या चीज़ टेप कर रही है मालूम नहीं, ये मालूम नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, बाज़ औक़ात जो फरीक़ैन होते हैं उनमें से भी कोई रिकॉर्ड कर लेता है ना, कोई शक नहीं। तो लेकिन अब नुकसान तो इसका हो चुका है। अब मैं ज़रा झगड़ा साहब की बात, और पीटीआई जो है, पीटीआई को इसका नुकसान हुआ है। पीटीआई को इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। वो तो देखें डट के खड़े हैं, वो फवाद चौधरी सब कह रहे हैं जी डट के खड़े रहे। जो है ये ड्राइंग रूम में बैठे लोगों का नाम नहीं है, 50-70 लोग जो ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं वो रियासत नहीं, रियासत 22 करोड़ अवाम है, उनके मफाद हमारे लिए हम उसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। खान साहब खुद कहते हैं जलसे जारी रहेंगे, चाहे जंग हो या सैलाबी सूरत हाल हो, उनकी मदद भी करेंगे और ये मुहिम भी जारी रखेंगे। उन्होंने खुद साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट, देखे ना। अब वो ये बातें तो खुल के बात करें ना, खुल के मौक़िफ़ इख्तियार करें। इन दोनों ऑडियोज़ में
गया, IMF गया भाड़ में, और हम सब भी गए भाड़ में। मैं सुनाता हूँ आपको, फिर शहबाज राना साहब को हमने ज़हमत दी है, मुआशी तज्ज़ियाकार, उनसे बात भी करते हैं। लेकिन दोनों ऑडियोज़ में नाज़रीन, आप चूँकि सोशल मीडिया पे इन ऑडियोज़ को सुन चुके हैं, दोनों ऑडियोज़ में शौकत तरीन साहब बिलखुसूस ख़ुद और फिर झगड़ा साहब के साथ ऐसी गुफ्तगू भी करते हैं जिसमें स्लैंग्स हैं या गालम गलोच भी है, वो हमने सेंसर किया। देखिए झगड़ा साहब क्या एक ख़ास किस्म का जो पंजाबी मुहावरे हैं ना, वो बोलते हैं। हाँ जी, अगरचे हैं तो पश्तून नस्लन, लेकिन सकाफतन पंजाबी है। देखिए शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ उसमें। आई हैव एन ओल्ड लेटर। मैं रास्ते में आसिफ कैसर अभी बना के आपको बना ले। उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए हैं, वो बनाएंगे। जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। हाँ जी, ठीक है ना। मैंने लगारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने। आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले को तो जी हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे। अब शौकत तरीन साहब को मैंने रीच आउट करने की कोशिश की, वो दस्तयाब नहीं थे। अच्छा, दूसरा मोहसिन लगारी साहब भी दस्तयाब नहीं हुए। लेकिन शौकत तरीन साहब का जो पहला रद्द अमल कहीं पे आया है वो BBC के ऊपर आया है। BBC ने स्टोरी की है जिन्होंने कहा है जी सबसे पहले तो मैं इस ऑडियो टेपिंग की मजम्मत करता हूँ। घर में बैठ कर की गई गुफ्तगू को टैप करना और फिर इसके ज़रिए हमें दीवार से लगाने की कोशिश करना मुनासिब नहीं है। इस क्लिप के ज़रिए हम पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हमने ये ख़त मुल्क के मुफाद में लिखे हैं, हमने उन्हें पैगाम पहुंचाना था कि जो मुआहिदा वो करने जा रहे हैं इसके लिए इस सैलाबी सूरत हाल में पैसे कहां से आएंगे, वो हमने KP के ज़रिए पहुंचा दिया है। अब आ जाते हैं वो मोहसिन लगारी साहब वाली बात जो आपने ख़ुद भी उनकी तारीफ़ भी की। असल बात एक ये भी है कि लगारी साहब ख़ुद भी जहाँ दीद हैं, अलबत्ता चौधरी परवेज़ इलाही साहब का और उनकी सरकार का और उनकी सोच समझ जो है मुल्की हालात के ऊपर, उसका बड़ा अहम किरदार रहा। बसूरत दीगर कोई और वज़ीर ख़जाना या कोई और वज़ीर आला यहाँ होता तो यहाँ से भी ख़त ऐसा जारी हो चुका होता। तो ये वजह बनी है कि एक बात मैं आपको बताऊँ, और जो भी कहें, अगर IMF से जो आज मुआहिदा होने जा रहा है, अगर वो नहीं होता तो डॉलर की उड़ान जो है आपके काबू नहीं आएगी और आपकी मईशत जो है वो इतने बड़े सदमे से दो चार हो जाएगी जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। शहबाज राना साहब से बात इसलिए कोई शख्स जो है मकामी होशोवास ये तमन्ना नहीं कर सकता। सियासत तो चलती रहती है, इख्तलाफ भी होते रहते हैं, एक दूसरे से पॉलिटिशियन निपटते भी रहते हैं, लेकिन हर एक की एक हद होती है, वो हद क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बड़ा खुशी नहीं हुई ये जो कुछ भी हुआ। जी शहबाज राना साहब, खुश आमदीद। IMF के साथ मामले को अगर देखें, आज उनका इजलास भी है, वहाँ से क्या उम्मीद है? मज़ीद तो लिंगर ऑन नहीं होगा मामला? और दूसरा ये जो हमारी मुकामी सियासत में ऑडियो लीक्स और ख़त का सामने आना है या PTA के ख़ास मौक़िफ़ के सामने आना है, इसके क्या असरात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप दोनों को सलाम। देखिए ये जो ख़त पहले आया है और लीक जो ऑडियो लीक है ये बाद में हुई है। बाद में आई साजिश जो है वो इस ऑडियो की वजह से बेनकाब नहीं हुई। साजिश इससे पहले बेनकाब हो गई थी एलिजिडली, जो भी अगर साजिश है। जुमे को जब ये चीज़ मीडिया में लीक हुई और मैंने उसी दिन जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए खबर की, तो मैंने झगड़ा साहब से रब्ता करने की कोशिश की। झगड़ा साहब ने जवाब नहीं दिया। अदरवाइज वो अवेलेबल होते हैं, जवाब भी देते हैं, कॉल ना ले सके तो मैसेज पे वो जवाब देते हैं। फिर मैंने पंजाब से चेक किया, पंजाब से मुझे ये पता चला कि जी वहाँ पे भी इस तरह की एक अटेम्प्ट हुई थी और पंजाब का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है और वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया। तो हमारी जो हफ्ते की स्टोरी छपी हुई थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उसमें इस चीज़ का जिक्र था कि पंजाब को कहा गया और पंजाब नहीं माना। अच्छा, ये अब अगर आप ऑडियो लीक को सुने गौर से तो उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है। जो KP के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कंप्लायंस हैं, यहाँ पे कंप्लायंट दिखा रहे हैं, वो कंप्लायंट हैं टूवर्ड्स जो भी शौकत तरीन साहब कह रहे हैं। और जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। इससे एक चीज ये, दूसरा ये कि अगर इसको सैलाब का रंग दिया जा रहा है, जो मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि रंग दिया जा रहा है, तो अगर अच्छा कैसे
دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جو محسن لغاری صاحب والی آڈیو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ٹیررزم کے کیسز ہو رہے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر واقعی ہی یہ معاملہ ہوتا سلاب زدگان والا تو یہ ٹیررزم والا آرگومنٹ اس کے اندر نہ آتا. نمبر 1. ویلڈ. نمبر 2، اس طرح کا اگر کوئی چیز ہوتی کہ جو کہ ہونی ہے، وہ پنجاب کی کابینہ سے آتی، وہ خیبر پختونخوا کی کابینہ سے آتی، وہ یا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں کوئی فیصلہ ہوتا، وہ اپنی پروونشل گورنمنٹس کو ڈائریکشن دیتے، تو اس کی کوئی سینس بنتی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ، میں بڑے افسوس سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ دونوں میرے لیے بڑے محترم ہیں، یہ اگر ان کو واقعی ریئلائزیشن تھی کہ یہ سلاب زدگان کے لیے کر رہے تھے تو پشاور کا جلسہ کیوں رکھا؟ ٹھیک، پھر جہلم، چلیں وہ تو کینسل ہو گیا، پھر جہلم کا جلسہ آپ نے کیوں رکھا؟ اور وہاں پہ جب جلسہ کیا تو جو میڈیا ان کو ایک صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، ان کو لفافہ صحافی کہا گیا سب کو. آپ اور میں اور باقی میڈیا کے دوست ہم سب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ٹائم نہیں ہے سیاست کا، جلسوں کا. تو مقصد یہاں پہ اگر آپ واضح دیکھ لیں، اگر آپ چیزوں کو ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے جائیں تو آپ کو بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے. ابھی تو ہمارے پاس ایسٹیمیٹس ہی نہیں تھے لاسز کیا ہے کیا نہیں ہے. رانا صاحب یہ جو جھگڑا صاحب بعد میں دفاع بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آڈیو میں بھی مبینہ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سیکنڈ ان پاور ہے IMF کی، یہاں پہ ان سے ان کا رابطہ بھی ہے، وہ ان کو بھیجیں گے یہ خط بھی، اور یہ وفاق کے سامنے بھی نقطہ اٹھائیں گے. یہ جو ان کا اعتراض ہے اگر درست بھی مان لیا جائے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں IMF کے ساتھ ہماری ڈیل کے؟ دیکھیں اس کا میں بعد میں جواب دوں گا. پہلے جو ان کا خط اٹ سیلف ہے وہ اس کی ایک تو ٹائمنگ غلط ہے، دوسرا آج کا جو IMF کی بورڈ کی میٹنگ ہے اس کے اوپر اس کا زیرو اثر ہے. وہ اس کے زیرو اثر اس لیے ہے، اور ہم نے خبر میں بھی لکھا تھا کہ جو 7th اور 8th ریویو ہے آپ کے پروگرام کے، جس کے بدلے میں آپ کو $1.7 ارب کی رفلی قسط ملے گی، اس کے اہداف مکمل ہو چکے ہیں، تمام شرائط ہم پوری کر چکے ہیں، جس کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ چاروں صوبائی حکومتیں وفاقی حکومت کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کریں گی، جو کہ انہوں نے کر کے دے دیا. تو شرائط پوری ہوگی. اب یہ جب تمام چیزیں پوری ہو چکی تھی، آج تو بورڈ کی فارمیلٹی ہونا تھی، اس کے اندر انہوں نے کام خراب کرنے کی کوشش کی، ڈیسپریٹ اٹیمپٹ. دوسرا جو بھی سیلاب کے حوالے سے جو نقصانات آ رہے ہیں اس کی ابھی تو بہت انیشل، ابھی ہم ریسکیو اور ریلیف کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف گئے ہی نہیں ہے. تو جب ہم ریسکیو سے ریلیف اور پھر ریہیبلیٹیشن کی طرف جاتے تو وہاں پہ تخمینے آتے اور پھر ہم IMF کے سامنے بیٹھتے، جب ہم جو کہ ہم نے IMF کے ساتھ بیٹھنا ہے 9ویں ریویو کے لیے، اس میں پھر یہ بات آنی تھی یہ اہم نقطہ ہے کہ 750 ارب کا جو آپ نے جناب سرپلس کی بات کی ہے، ہمارے 3 صوبے مکمل طور پر آلموسٹ تباہ ہو چکے ہیں. ہم جی بی میں پرابلم ہے، AJK میں پرابلم، ہم نہیں کر سکتے. اور اس طرح کی چیزوں پہ IMF irrational نہیں ہوتا. جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں، کووڈ کے زمانے میں بھی ہمیں $1.4 ارب انہوں نے ہمیں دیا تھا. اب جو آپ کا سوال آ گیا، میرا خیال انتہائی ان پروفیشنل بات کی ہے تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے، جب انہوں نے کہا جی کہ IMF کا نمبر 2 میرے ساتھ رابطے میں ہے. ایک تو اس بیچارے معصوم شخص کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا، اور جو بھی اگر وہ رابطہ کر رہا ہوگا اس کا رابطہ تو اس کی ایک آفیشیل کیپیسٹی میں ہو گیا نا، کہ وہ نمبر 2 ایسا جو IMF کا پاکستان میں نہیں ہے. یہاں پہ ان کی خاتون ہے جو ریزیڈنٹ ریپ ہے ایسٹر پیریز، اسپینش خاتون ہے، اسی کا ذکر کر رہے ہیں. نہیں، وہ نمبر 2 کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا پاکستانی ایک سٹاف ہے، ان کی وہ بات کر رہے ہیں. اگر میرا اور جامع صاحب آپ کا رابطہ ہے اور آپ مجھے ایکسپوز کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، اور دوسری بات ہو سکتا ہے اس نے آفیشیل رابطہ کیا، وہاں پہ آپ اگر غور کریں نا تو شوکر ترین کے سامنے اپنے وہ جس طرح ایک عام شخص نمبر نہیں بنانے کی کوشش کر رہا تھا، جی میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو بھی بھیج دیتا ہوں. ایسٹر پیریز از ایوری تھنگ ان پاکستان وین اٹ کمز ٹو دی IMF. ایسٹر کے اوپر اس کے باس ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آسٹریلین ہے، وہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اگر لیٹر آپ نے لکھنا تھا تو اس کو لکھنا تھا. آپ ایک اور شخص کو، کل اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہوگی، وہ ہول بھی چکی ہے، آپ دیکھیں ڈان کی اخبار میں وہ ویب سائٹ کے اوپر وہ پڑی ہوئی ہے. اس بیچارے کو آپ کمپرومائز کر رہے ہیں جا کے واشنگٹن کے اندر کہ وہ اس کے شاید کسی کے ساتھ وہ بہائنڈ دا سین رابطے ہیں. تو یہ جو ہول ایپیسوڈ ہے جامی صاحب، یہ اگر آپ دیکھیں جمعے سے لے کے آج تک ہائیلی ان پروفیشنل، پرسنل اینڈ ویسٹڈ انٹرسٹ ابو دی اسٹیٹ انٹرسٹ اینڈ دا کنٹریز انٹرسٹ. اور میرا خیال ایک چیز کو اگر ہم سیاستدانوں کو جہاں پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، محسن لغاری صاحب کا جو کردار ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، پنجاب کے فائنانس سیکرٹری کا کردار اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، پنجاب کے چیف سیکرٹری کا کردار اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال ایک وزڈم پریویل کی اور وہاں سے خط نہیں آیا. KP نے ہمیں دینا ہے 117 ارب ایز پر دی اوریجنل ایگریمنٹ، جو سرپلس کی بات ہو. دیٹ از اے نوشنل، وہ وفاق کو پیسہ تو نہیں جاتا بٹ ایک نوشنل اکاؤنٹنگ پرپز. سب سے بڑا دھچکا اگر لگتا ہے جس کے اوپر IMF بھی سوچتا، شاید آج نہ سوچتا، 10 دن بعد سوچتا، وہ تھا پنجاب سے اگر آ جاتا وہ 414 ارب روپیہ ہے. صحیح. تو یہ مطلب انہوں نے اپنی طرف سے کوشش پوری کی تھی کسی طریقے سے اپنا جو پرسنل انٹرسٹ ہے اس کے اوپر لے جائیں.
لیکن شاید وہ ان کی موو اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکی اور چیزیں اچھا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وقت بھی کم ہے، ہم نے سیلاب زدگان کی حالت زار کا ایک علیحدہ موضوع رکھا ہے، تفصیلات بھی وہاں ڈسکس کریں گے، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی آپ ملے ہیں، ان کی پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی ہے، یہ جو خبر ملی کہ اندیا دیا سرکار نے کہ اگر جو صورتحال ابھی بنی ہے سیلابی صورتحال کے بعد کہ سبزیاں مہنگی ہیں، اجناس کی قلت ہو رہی ہے، تو تجارت انڈیا کے ساتھ کھل سکتی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے خام خواہ دونوں ممالک نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، آل دو کشمیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے اوپر میری اور آپ کے جذبات اور ہماری جو چھوٹی موٹی ہمیں اس کی تکالیف ہیں وہ ہم اس کو کبھی بھی ہمیں زیر غور نہیں لانا چاہیے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کا تقریباً 72% آپ کے جو اضلاع ہیں وہ آپ کے پانی میں ڈوب چکے ہیں، آپ کی جو فوڈ سپلائی چین بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ اگر آپ کے ہمسایہ ملک میں آپ کوئی لے سکتے ہیں ان سے چیزیں تو اس میں حرج نہیں ہے، یاد رکھیں کہ اس وقت بھی مکمل طور پر ہماری تجارت جو ہے بھارت سے وہ ختم نہیں ہوئی، ہم ابھی بھی کچھ ایمرجنسی میں ہیلتھ کی کچھ پروڈکٹس وہاں سے منگوا رہے ہیں اور بہت ساری اشیاء ابھی بھی دبئی کے راستے بھارت کی پاکستان سرکار واقعتاً یہ کر سکتی ہے، کرنے جا رہی ہے، آپ کو سمجھ اگر ان کی نیت ہو، اگر آپ کو یاد ہو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ ہو جاتا، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی، بعد میں نے مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھا تھا پریس کانفرنس کے بعد کہ سر یہ موو کس حد تک سیریس اور کہاں تک یہ ڈسکس ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو میرا یہ آئیڈیا ہے، ہم اس کو پرائم منسٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہباز رانا صاحب، اس پہ بعد میں آتے ہیں جی، یہ جو آئی ایم ایف والا معاملہ ہے نا جو ہے نا یعنی سیلاب یا بارش سے متاثرین جو ہیں ان پر جو پیسے لگنے ہیں، دیکھیے وہ پیسے آپ کے نارمل بجٹ سے نہیں آنے، یہ بات ہے، اس کے لیے آپ نے دنیا بھر کو اپیل کی ہے، جی آپ نے خصوصی فنڈ قائم کیے ہیں، وہ پیسے وہاں سے جنریٹ ہونے ہیں اور جو صوبوں کی ضروریات ہیں وہ وفاق وہاں سے پوری کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کا جو نارمل بجٹ ہے ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس صورتحال سے، بارش زدگان کا معاملہ جو ہے اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، اور انہوں نے دیکھیے انہوں نے جو سرپلس یعنی جو بچت کرنی تھی 117 ارب کی، اور دوسرے صوبوں نے بھی یہ دکھانا تھا کہ بھئی یہ بچت ہو گئی ہے، وہ بیلنس شیٹ بہتر ہو جاتی، تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ہمارا بارش کی وجہ سے سیلاب کی وجہ سے ہمیں خرچے زیادہ ہو گئے ہیں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہی بات وہ بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی پہلے پروگرام شروع ہوتے ہی نکتہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے سر، ان بیانات کی روشنی میں جو پولیٹیکل ویل یا انٹینشن سامنے آتی ہے وہ تو بڑی نیگیٹو ہے کہ ایز اف کہ سیاست یا شخصیات اہم ہیں، ریاست شاید انفارچونیٹلی اگر یہ تعویل نہ میں پیش کروں یا یہ خلاصہ نہ ہو، اس حد تک معاملہ پھیل گیا ہے، اس پہ افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، گو کہ یہ ان کا نقطہ ٹھیک ہے، یہ ٹیپ کیوں ہوتے ہیں فون گھر بیٹھے اور یہاں پر کیوں آتے ہیں، لیکن جو انٹینشنز ہیں انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے صورتحال کو کچھ نہیں کیا، افسوس یہ جو حکومت آتی ہے وہ حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، جب وہ وکٹم ہوتی ہے پھر وہ شور مچاتی ہے، تب انہیں انسانی حقوق بھی یاد آتے ہیں، آزادی اظہار مگر یہ ایک مسئلہ الگ ہے اور جو کچھ کیا گیا ہے وہ الگ ہے۔ چلیے اسی افسوس کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں اور پھر سیلاب زدگان کی حالت زار کا ذکر خیر۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کرتے ہیں سیلاب کی تباہ کاریوں کی۔ شامی صاحب، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اعداد و شمار میں اضافہ ہو رہا ہے، مجموعی طور پر 1100 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 1500 سے زائد زخمی ہیں، 10 لاکھ سے زائد مویشی ہیں جو بہہ چکے ہیں، سیلابی پانی کی نظر ہو چکے ہیں، 3600 کلومیٹر کی سڑکیں چھوٹی بڑی جو بارش کی اور سیلاب کی نظر ہوئی ہیں، 350 چھوٹے بڑے پل جو ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوئے ہیں یا تباہ ہوئے ہیں، ہزاروں دکانیں ہیں جو بہہ گئی ہیں اور آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں سوا سے جہاں پر ریسٹورنٹس بھی بہہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 20 لاکھ گھر مجموعی طور پر متاثر ہونے کا خدشہ ہے، 40 لاکھ ایکڑ پر جو کھڑی فصلیں تھیں وہ پانی کی نظر ہوئی ہیں۔ ملکی زراعت مجموعی طور پر ایک اندازے کے مطابق 800 ارب سے زائد کا نقصان اس کو پہنچ چکا ہے اس وقت جب ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ 3 لاکھ ایکڑ پر کھڑی چاول کی فصل، 7 لاکھ ایکڑ پر کھڑی کپاس کی فصل اور 3 لاکھ ایکڑ پر کھڑی گنے کی فصل بشمول 8 لاکھ ایکڑ مکئی کی فصل، یہ وہ فصلیں ہیں جو تباہ ہو چکی ہیں، پانی کی نظر ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ریلیف کا ذکر کریں تو فوجی جوان ہمیں ہر جگہ دکھائی دے رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز بھی، تمام کورس جو ہیں بالخصوص لاہور، گجرانوالہ، پنڈی، کراچی
اور کوئٹہ کور یہ میدان عمل میں ہیں. ابھی 4 ملٹری ایئر کرافٹ جو ہیں وہ ترکی سے کراچی پہنچے ہیں ریلیف کا سامان لے کر. 2 UAE کی جانب سے ایئر کرافٹ پہنچے ہیں ریلیف کا سامان لے کر نور خان ایئر بیس سے, اور 2 چین سے آئیں گے, ایک مزید بحرین سے آئے گا. UAE نے مجموعی طور پر 20 پروازیں بھیجنے کا اعلان کیا ہے. یہ ہے سر ابھی تک کی صورتحال جو سیلاب زدگان کی وجہ سے دیکھنے کو ملی. اس ہنگام جو بڑے شہر ہیں بالخصوص لاہور, اگر آپ اجازت دیں تو یہاں سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے. سپلائی لائن تعطل کا شکار ہے, فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. سرکاری نرخ نامے جو ہیں جو سرکار جاری کرتی ہے لاہور جیسے شہر میں, وہاں ٹماٹر 330 روپے کا ہونا چاہیے, پیاز 190 کا ہونا چاہیے, ادرک 345 کی, میتھی 260, شملہ مرچ 350. لیکن اس کے برعکس اوپن مارکیٹ میں ٹماٹر 360 سے 400 روپے فی کلو, پیاز 250 سے 270, آلو 100 سے اوپر, لہسن 350, ادرک 400, میتھی 600 روپے فی کلو سے زائد, شملہ مرچ بھی 600 روپے فی کلو سے زائد, گوبھی 250 اور مٹر 500. اب یہ جو سبزیوں کا معاملہ ہے اس کا تو میں تو بڑا غور کیا, میں نے کیا حل ہے, دوستوں سے مشورہ بھی کیا. کیا حل ہے اس کا ایک ہی حل ہے, وہ کیا سر؟ کہ ہم انڈیا سے درآمد کریں. انڈیا سے درآمد کریں. سبزی جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے اور کچھ سستی بھی ملے گی. اب کوئی اس کا شارٹ کٹ نہیں, اور کہیں سے ہم سبزی منگوا نہیں سکتے, وگرنہ یہ بہت مہنگی سبزی ہوگی اور اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو طوفان ہے نا, یہ سیلاب ہے, یہ عجیب قسم کا ہے نا. یہ بارش زدہ لوگ ہیں, یعنی اوپر سے بارش برس رہی ہے, کتنی برسنی ہے, کہاں برسنی ہے, کیسے برسنی, کوئی اندازہ نہیں, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. بالکل نہیں. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ NDMA نے, پاک فوج نے, ہماری رفائی تنظیموں نے ایک صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں نا, ایک لمحے میں آپ ہر چیز کو درست نہیں کر سکتے. ریسکیو ریلیف تو قابل تعریف ہے ہی, لیکن اصل مسئلہ ریہیبلیٹیشن کا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کل آرمی چیف نے جو اپیل کی ہے, 4-5 جرنیل ان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ریہیبلیٹیشن سب سے مشکل کام ہے. ریہیبلیٹیشن میں ہونا یہ چاہیے کہ بستیاں جو ہیں جب بسائی جائیں تو اب ان میں جو مٹیریل لگایا جائے وہ پختہ طور پر ان کو بسایا جائے. آبی گزرگاہیں جو ہیں ان سے دور, ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. دریاؤں کے کنارے جو ہیں ان پہ کسی قسم کی بلڈنگ نہ ہو. ایک اتھارٹی قائم کرنی چاہیے وفاقی سطح پر اس کی, اس میں یعنی یہ غور کرنا ہوگا. اس کے بغیر وغیرہ پھر وہی اگر ہم نے کام شروع کر دیے تو وہی بھگتیں گے. وہی نتیجہ ہوگا. 2 چیزیں ہیں سر. ایک تو دیکھیے رفائی اداروں کے کچھ نمائندگان سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں روپے تو کافی اکٹھے ہو گئے, ریلیف اور ریسکیو بھی کر رہے ہیں, البتہ ٹینٹس کی دستیابی نہیں ہے. حکومت یا ہماری مدد کرے یا ہم سے رقم لے خرید دے. دوسرا جو صنعت کار ہیں مجموعی طور پر, ٹینٹ جو ہیں وہ پاکستان میں اس کیپیسٹی میں اس وقت موجود نہیں ہے. ایک تو موجود نہیں, اور جو 5,000 کا ریٹ تھا وہ الحمدللہ ہم نے 20,000 25,000. حکومت کو چاہیے کہ تمام ٹینٹ خود خریدے اور اس کے بعد مختلف تنظیموں کو دے دے. ابھی یہ چائنا سے اور UAE سے اور ترکی سے بھی انشاءاللہ ٹینٹ آنے شروع ہو جائیں گے اور پھر اس بحران پہ قابو پایا جا سکے. دوسرا صنعت کار جو ہیں وہ بھی LCs کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ تو کھل نہیں رہی ہیں, ان کے مال آئے ہوئے ہیں, وہ ان کو اسٹیٹ بینک کلیئرنس نہیں دے رہا. یہ ایک اور بڑا بحران ہے. لیکن اس کی میں آپ سے یہ عرض کروں, اس پہ ہمارے آج تو APC ہے, آج آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے, ہم نے تجویز پیش کی تھی اپنے پروگرام میں. جی ہمارے پروگرام میں آپ نے تجویز دی تھی. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ PTI اس میں نہیں ہے. وہ الزام یہ کہ PTI کو بلایا بھی نہیں گیا. PTI کو بلایا نہیں گیا اور آل پارٹیز کانفرنس, اور میرے خیال اگر بلاتے تو وہ جاتے بھی نہ جاتے, ان کی مرضی. آپ تو بلاتے نا. حکومت جو ہے وہ تو کھلے دل کا مظاہرہ کرتی نا, نہیں آتے نہ آتے. اب یہ آپ نے ان کو بلایا نہیں تو پھر یہ APC تو نہ ہوئی نا. آپ کہیں اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہے. اتحادی جماعتیں اس میں اپوزیشن کی طرف سے تو کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ بھی ہمیں PTI یا قاف لیگ, ہم یہ بار بار دعویٰ تو کرتے ہیں. کل نواز شریف صاحب نے بھی کہا سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو سیاست پھر یہ بھی تقاضا تھی کہ عمران خان صاحب کو بلایا جاتا اور PTI کو بلایا جاتا, اسد عمر صاحب کو بلایا جاتا, اور ہم یعنی دیکھیں نا دوسرے جو ذمہ دار ہیں, اور NCOC ریسٹور کر دیتے. نہیں, وہ NCOC کو بھی ریسٹور اس طرح کا تو کوئی ادارہ ان کو کرنا پڑے گا, مرکزی ادارہ, تاکہ وہ ساری صورتحال کا جائزہ لے سکے. ایک میوچل کوارڈینیشن نظر آئے نا سر. اب تو عمران خان صاحب جو ہیں اب اپنا چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب ٹیلی تھون کرنے لگے ہیں, اور دوسری طرف سرکار اب ان پہ پابندی جو تھی کہ لائیو نشر نہیں ہو سکتے, وہ بات کرتے ہیں. آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے ختم کر دیا. میں آپ کو بتاؤں, لیکن میں نے عادل صاحب کو زحمت دی ہوئی ہے. عادل محمود صاحب ہیں, معروف صنعت کار ہیں. یہ خان صاحب کے ایشو, گل صاحب والا ایشو ہے, ایک صحافی قتل ہوئے شور کوٹ میں, یہ بعد میں کرتے ہیں اگر آپ اجازت دیں. اس میں پہلے ذرا عادل محمود صاحب ہیں, ممتاز صنعت کار ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں جو آپ بات کریں. السلام علیکم عادل صاحب.
वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है आपके? आदिल साहब, ये क्या सूरत है कि एलसीज जो है वो क्लियर नहीं हो रही, लोगों के माल पड़े हुए हैं, क्या एक और ये बहरान पैदा हो गया है? सर इसमें हुआ ये कि जितने भी लोगों के माल इंपोर्ट हुए थे, इन्होंने 5 जुलाई को एक सर्कुलर अपना स्टेट बैंक ने जारी किया है। उसमें कहा है कि जितनी, क्योंकि हमारे पास डॉलर इस वक्त इतने अवेलेबल नहीं है तो हम देख देख के लोगों को माल रिलीज करेंगे। अब वो लोगों की जून से माल की शिपमेंट हुई है, माल पोर्ट पे आए हैं, उस पर डैमेज पड़ रहा है, डिटेंशन पड़ रही है, और मेरे हिसाब से इस वक्त अराउंड डिटेंशन जो है वो 2 बिलियन रुपीज से ज्यादा पड़ चुकी है। और ये जो डिटेंशन है ये शिपिंग लाइन को आपने पे करनी है, और ये पैसा जो है आप पाकिस्तानी करेंसी में इनको देंगे और वो डॉलर में थ्रू लेके जाएंगे। अराउंड ये 1.5 महीने में $10 मिलियन हमें ज्यादा देना पड़ रहा है। आज हमारे पास डॉलर अवेलेबल नहीं है और हम डिटेंशन भर के इनको $10 मिलियन और देंगे और वो पाकिस्तान रुपीज से कन्वर्ट करके लेके जाएंगे। इसके अलावा पोर्ट चार्जेस जो है वो अराउंड $1 बिलियन का हो चुका हुआ है। हमने इनको ये सजेशन दी थी कि माल लोगों के पड़े हुए हैं, आप उनके माल पोर्ट पे रखें और मशीन जो भी चीज़ है उसको बाहर निकाल दें और कंटेनर को वापस करें, ताकि डिटेंशन चार्जेस जो है ये ना लगे। बट अभी तक इस पर किसी किस्म का कोई अमल नहीं हुआ। उसके बाद सर इन्होंने जो दूसरा किया कि अब लोगों के माल जो है, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर 1-1.5 महीना माल आपका पोर्ट पे पड़ा रहे तो ऑक्शन में चला जाता है, तो ज्यादातर माल जो है वो ऑक्शन में जाना शुरू हो गए हैं, जबकि रोका हुआ है स्टेट बैंक ने और माल कस्टम वाले इसको ऑक्शन कर रहे हैं। तो चैम्बर जो है इन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया इसका? सर चैम्बर, मेरा ख्याल है फेडरेशन वगैरह सब ने इनको कहा, इन्होंने कहा कि माल क्लियर कर देते हैं। कुछ माल इन्होंने क्लियर किए हैं, फिर डे टू डे बेसिस के ऊपर ये अपनी पोजीशन देख के करते जा रहे हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि जो माल जून में शिप हो चुके हुए हैं वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको रोकने का क्या फायदा? 5 जुलाई के बाद जो अगर कोई शिपमेंट होती है वो तो चलो समझ आती है कि उन्होंने आपका नोटिफिकेशन के बाद किया, जो नोटिफिकेशन से पहले माल आए हैं उनको क्यों आप रोक रहे? और दूसरा सर सबसे बड़ा मसला हो रहा है इस वक्त, अगर होता ये था सर कि जब एक्सपोर्ट की पेमेंट आती थी तो लोग अपनी इंपोर्ट की पेमेंट करते थे, तो वो 5 से 10 पैसे का फर्क आता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। इस बार सर बैंकों ने क्या किया है कि जो एक्सपोर्ट की पेमेंट आई है 5-5 रुपए का फर्क आया सर। एक दिन में बैंकों ने 5 रुपए एक्सेस चार्ज किए इंटरबैंक से ज्यादा, और कोई पूछने वाला नहीं है। स्टेट बैंक ने किसी बैंक को नहीं पूछा ये तुमने क्या किया, ये 5-5 रुपए कैसे चार्ज करो एक्स्ट्रा। आपकी बात आ गई ऑनर, उम्मीद है कि स्टेट बैंक के गवर्नर को नोटिस लेना चाहिए और मुफ्ता इस्माइल को भी लेना चाहिए। बिल्कुल, ये अपना ये इन सबको ये लेना चाहिए। दूसरा सर, जब आपने कैटेगरीज बनाई हैं सर, तो एक्सपोर्ट कैटेगरीज में ये हो कि जी जितने जो एक्सपोर्टर का माल आया हुआ है वो रिलीज कर दें। अगर कोई ट्रेडर है या दूसरे कोई इम्पोर्टर्स हैं तो चलो उनका लेट भी कर दें। एक्सपोर्टर का माल रोकेंगे तो एक्सपोर्ट नहीं होगी। फर्दर जो आप तो एक्सपोर्टर को तो अलाउ करें ना, उसकी प्रायोरिटीज बनाए ना कि प्रायोरिटीज लिस्ट नंबर 1 पे इनको जाए। बहुत शुक्रिया आदिल महमूद साहब आपकी। उम्मीद है फैसला साज इस पर गौर करेंगे। रो में है रक्शे उमर, हाँ जी, कहाँ देखी है थमे, न हाथ भाग पर है न पा है रकाब में। तो आज खान साहब की जो लाइव तकारीर पर पैमरा की पाबंदी थी वो ख़त्म हुई है। जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट छुट्टी पर थे, वापस आए हैं, उन्हें मुअत्तल कर दिया। तो उन्होंने पाबंदी का पैमरा ऑर्डर मुअत्तल किया और कहा है कि मौजूदा हालात में इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी को मुनासिब वजह नहीं है। आज मैं आपसे ये भी अर्ज करूँ, मैराथन हो रही ना उनकी, हाँ जी, उससे तो कर सकेंगे, चंदा इकट्ठा कर सकेंगे। हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए जो तो इस लिहाज से तो मैं अच्छा कदम है ये। ट्रांसक्रिप्ट जो था उनकी तकरीर का, आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप वो पढ़कर सुनाएं बैरिस्टर अली ज़फ़र को, और उन्होंने कहा कि क्या आप इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात का कोई जवाब दे सकते हैं जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि 3 साल जैसे जुल्म किया गया, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की गई, बहुत बोझल दिल से कह रहा हूँ, यूँ अदलिया को धमकियाँ दिए जाने की उम्मीद खान साहब से नहीं थी। ये भी उनके रिमार्क्स हैं। अब उन्होंने उनसे से बैन और फिर ये भी कर दिया कि अफसोस है कि मौजूदा हुकूमत भी वही कर रही है जो पिछले 3 साल होता रहा। एक खातून जज को धमकियां दी गई, कैसे दी जा सकती हैं धमकियां? इस पर अब ये चीफ जस्टिस तो हमारे यही थे ना 3 साल गुज़श्ता जी। आपके दौर में कहें हुस्न को लोग बेवफा, आपको कुछ खबर भी है? नहीं, इन्होंने आपने कुछ सुना भी है? अच्छा जी, मोहसिन लगारी साहब का फ़ोन मुझे आ रहा है, तो अगर आप मोहसिन लगारी साहब को फ़ोन पे फ़ौरन ले लें क्योंकि फ़ोन कर रहे हैं हमें, तो बहरहाल ये तो बात भी हो हमारे सकती है। चीफ जस्टिस तो बड़े ढंग के आदमी हैं। और ये जो उन्होंने, अब एक बात बड़ी दिलचस्प है, जो खान साहब की तकरीर पे पाबंदी नहीं लगी थी जी, लाइव पे पाबंदी लगी थी। हाँ, यानी आप डिले करके चला सकते थे, रिकॉर्ड करके। तो अब देखना ये भी होगा कि लाइव तकरीर जो है वो नशर होना भी बुनियादी हक में आता है। ठीक नहीं, ये एक तकनीकी और प्रोडक्शन का एंगल आ जाएगा, लेकिन जो चीफ जस्टिस जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने जिक्र किया, तो हमने देखा है कि इंसानी हुकूक के मामलात पर जब भी कोई लापता हुआ,
चाहे वो सहाफ़ी मुदस्सिर महमूद नारू का केस हो या दीगर, उस बड़े बावकार शख्स हैं और उनकी जो मौजूदगी है इंसाफ के ऐवानों में बड़ा हौसला देती है कस्म परसों को, बेनवाओं को और जुल्म के मारे हुओं को, सितम के मारे हुओं। ऐसा ही है। दूसरा शहबाज गिल साहब वाला मोहसिन लगारी साहब का फ़ोन आ रहा है। मोहसिन साहब का मुझे फ़ोन तो आ रहा है, अब हम टीम से गुजारिश करें कि वो उन्हें मिलाएं कि सर ये शहबाज गिल साहब वाला जो मामला है बगावत पर उकसाने का मुकदमा, उस पर उनके वकील ने आज एक स्टेटमेंट दी जो बड़ी हौसला अफजा कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, कि उन्होंने कहा अगर कोई गलत फहमी हुई है तो शहबाज गिल इस पर माफ़ी मांगने को तैयार हैं, दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, फ़ैसला महफूज हो गया है, कल फ़ैसला आना है। 1 2 3 4 नहीं, सब खताएं मेरी माफ़ करो। अब जिन्होंने FIR दर्ज कराई है तो वो माजरत का फैसला वो करेंगे या अदालत करेंगे? नहीं, वो हम एक शेर सुना करते थे बचपन में सर, कि कहानियाँ न ख़त्म होंगी इख्तितामियों के साथ, मुझे कबूल कर मेरी तमाम तर खामियों के साथ। नहीं, कोई बात नहीं, शहबाज गिल साहब जो है अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो उसमें थोड़ा सा बड़े दिल से मामला करना चाहिए। अच्छा सर, ये एक आखिर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, एक खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं और माशाल्लाह देखिए अब एक सबक भी हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह, जुबान जो है काबू में रहेगी। ऐसा ही होता है, सबको तजर्बा जो है वो भी बड़ी दौलत है, अल्लाह ताला बड़ी नेमत है। एक सर अर्ज़ ये है कि सहाफ़ी जो है ना, हमारे लाहौर प्रेस क्लब के सहाफ़ी आज़म चौधरी साहब सदर हैं, वो ऑफिस आए, उनके सामने बॉक्स में गोली पड़ी थी, उनको धमकाने की कोशिश की गई। ऐसे कई वाक़यात अब पेश आ रहे हैं। शोर कोर्ट में, जो शोर कोर्ट प्रेस क्लब के सदर जो जी आज़म चौधरी साहब, आज़म चौधरी जी उनकी मेज़ पर जो उनको पैगाम में गोली भेजी गई है। अब दूसरा जो मामला हाईलाइट आज करना चाह रहा हूँ, शोर कोर्ट के जो सदर हैं प्रेस क्लब के और एक मारूफ टीवी चैनल से एक्सप्रेस टीवी के साथ वाबस्ता कॉरेस्पॉन्डेंट यूनुस नोमी, उनका दिन दिहाड़े बेईमाना कत्ल किया गया है। उनको 6 गोलियां मारी गई हैं और मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मुलजिम FIR में 4 नामजद हैं और ये चारों एक और मुकदमे में इन्हीं के साथ कोई ज़मीन का तनाज़ा है, वहाँ पर ये इश्तिहारी हैं, इश्तिहारी डिक्लेयर हैं। अभी तक पुलिस कातलों तक नहीं पहुँच सकी। चौधरी परवेज़ साहब ने नोटिस भी लिया है, IG पंजाब ने भी नोटिस लिया है। दिन दिहाड़े एक सहाफ़ी को आपने चलते हुए कत्ल किया, घात लगाकर। चौधरी परवेज़ साहब इस पर तवज्जो करें, इसे टेस्ट केस बनाएं और हर कीमत पर कातलों को गिरफ्तार करें। चलिए, अब मोहसिन लगारी साहब फ़ोन कर रहे थे, कोशिश थी उनसे हमारी बात हो जाए, लेकिन फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि उनसे बात नहीं हो पाई क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने के करीब आन पहुँचा है। एक सर फीडबैक आया है और एतराज़ भी आया सवाल की सूरत में। हमारे एक देखने वाले ने हमें जी चीफ मिनिस्टर और जो सूबाई वज़रा हैं उनका ओथ भेजा है कि उसमें लिखा गया है कि कैसे ओथ लेते हुए वज़ीर आला किसी सूबे का या वज़ीर ज़ाती मुफाद से बालातर वो ये कहते हैं कि वो ऑलवेज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सॉलिडारिटी, वेल बीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान का ख्याल रखेंगे। फिर वो ये कहते हैं कि दैट आई विल नॉट अलो माई पर्सनल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस माई ऑफिशियल कंडक्ट और माई ऑफिशियल डिसीजंस। तो इसको बुनियाद बनाकर एक सारिफ जो है वो ये पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने इसको जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी, और दूसरा नुकता वो उठा रहे हैं जी, दूसरा वो उठा रहे हैं कि क्या इसकी बुनियाद पर गवर्नर राज भी लग सकता है। देखिए, गवर्नर राज क्या लगेगा, चीज़ों को ख़राब करने से गुरेज करना चाहिए। अगर ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है हमारा, अगर इसमें लोग अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लें और आइंदा के लिए सबक सीख लें तो इनको इसका हक मौका देना चाहिए। कितने लोगों को आप पकड़ेंगे, कितने मुकदमात बनाएंगे, कितनी जेलें भरेंगे? अगर आप उनकी सरजनिश करते हैं, उनको गलती का एहसास दिलाते हैं, उनको गलती का एहसास हो जाता है तो फिर मामला जो है आगे चला। ये 2 नुकते हैं ना सर, आप बात करें तहम्मुल की, सब्र की, बुर्दबारी की, और दूसरी बात आप करें कि एहसास हो जाता है। हमारे यहाँ क्या एहसास है? होना चाहिए ना, नहीं है ना सर। अगर नहीं होगा तो फिर अगर कोई जाएगा अदालत में तो कानून अपना रास्ता मुतय्यन कर लेगा। हम तो अदालत नहीं है, कोई फैसला नहीं कर सकते। जिन साहब ने ये भेजा है सवाल, उनको चाहिए वो अदालत का रुख करें, अदालत का रुख करें। अगर वो वकील है तो खुद जा सकते हैं, वकील है। फिर तो वो हिसाब ना हो जाए। आपको याद होगा कि अगर वफाक ने मुकदमे करवाए थे तो फिर राना सनाउल्लाह साहब और दीगर के खिलाफ गुजरात में और दीगर शहरों में मुकदमात होना शुरू हो गए थे। ये भी मतलब अनफॉर्चुनेट बात है ना, कहीं तो रुक जाए ना, कहीं रुक जाए। आप यानी आपको मुल्क और कौम की बात करें ना, एक पे मुकदमा कायम 3-3 साल 4-4 साल पहले के मुकदमे, जब राना सनाउल्लाह पे आपने अपनी दौरे हुकूमत में क्यों मुकदमा कायम नहीं किया जब उन्होंने ये गुफ्तगू की थी? जरूरत आप पेश आई है बस।
अब आप देखिए, ये नदीम अख्तर नदीम साहब है नारोवाल से, वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने 200 तक यूनिट इस्तेमाल करने पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म करने का ऐलान किया था। अब कैप्को ने कहा है कि बिल नए आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, और बिल नए आए हैं, बिल वही हैं, उन एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म कर दिए गए, यानी वो लफ्ज़ ख़त्म कर दिया गया है और मजमूई बिल की रकम वही है, वो बिल में डाल दी गई है। अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के अल्फाज काट दिए गए हैं जी, रकम बिल में डाल दी गई है और बिल वैसा ही मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा है। अच्छा सर, ये ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है। जो रिलीफ रेस्क्यू की हम बात कर रहे थे, कल KPK में मसरूफ़ अमल एक रिफाई इदारे की एक वर्कर आमना शाहिद ने मुझे बताया कि चारसदा और नौशहरा में उन्होंने दर्जनों ख़वातीन को रेस्क्यू किया जो पानी में घिरी हुई थी, और वो अर्ज़ ये करती हैं और उनकी अपील आप सब के लिए कि सबसे बड़ा मसला उनको रेस्क्यू रिलीफ करना तो है, लेकिन इनके चूँकि जमा पूंजी बह चुकी, घर बह चुके हैं, लिहाजा इन ख़वातीन और बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं और ख़वातीन की ज़रूरियात की अशिया नहीं है, कैश दिए, तो इसलिए इनके जब आप अतियात दें तो इनको कपड़े ज़रूर भेजें। वो जो असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे मैं वो हैं जी कुर्रतुल ऐन वज़ीर, क्या है वो? कुर्रतुल ऐन वज़ीर DC नौशहरा की, नौशहरा जिस दबंग अंदाज में उनकी वो कल बात कह रही, वकीलों को कल बात कर, दरवाजे खटखटा रहे हैं, खाली कर दो, बचा लो अपने आप को। उनकी इस बहादुरी पर उनको सलाम पेश करते हैं। सलाम, और कल बात करेंगे। एक ब्रेक नाज़रीन। नाज़रीन के साथ ही आज के प्रोग्राम के वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।